तो हमने लास्ट टाइम इनको किया था और चैप्टर नंबर 5 energetics of chemical reaction by saying that every reaction whenever occur there must be two changes. Reactants converts to products, so the nature of substances change as well as there is a simultaneous change in energy, either energy evolve or absorb. अब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया एनर्जी रेदर देन हीट, तो ये ज्यादा जनरलाइज और बेहतर टर्म है। वजह उसकी ये है कि केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी की कई फॉर्म एसोसिएट हो सकती है। देयर आर रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर्ड सनलाइट टू अकर, फोटोसिंथेसिस है तो बायोलॉजी वालों के पढ़ने की चीज, लेकिन इतनी मशहूर है कि हम सबने भी नाम सुना होगा। So that requires sunlight to occur. इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो टॉपिक है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो इट मींस बिजली भी केमिकल रिएक्शन में खर्च भी हो सकती है और प्रोड्यूस भी हो सकती है। लेकिन इस चैप्टर में हम सारी बात हीट की इसलिए करेंगे कि हीट एनर्जी की वो फॉर्म है जो हर रिएक्शन के साथ एसोसिएट हो सकती है। सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट चंद पर्टिकुलर और सिलेक्टेड रिएक्शंस के साथ है। इलेक्ट्रिसिटी वाला खेल भी खास कंडीशन से एसोसिएट है कि ऐसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे तो बिजली का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वरना नहीं। इसका मतलब है उन दोनों एनर्जीज के सर्कमस्टेंसेस थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड है, बट हीट का काम फॉर एवरी रिएक्शन, इसलिए हम इस एनर्जी को जरा ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं देते, ये पहले पढ़ लिया है, वरना इसी सिलेबस में चैप्टर नंबर 7 में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे जिसमें बिजली का मामला भी आएगा। चैप्टर 8 में फोटोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, फोटो मींस लाइट, तो उसमें लाइट का मामला भी। तो आपको जब सारी चीजें पढ़ लेंगे तो ये सेट कंप्लीट हो जाएगा कि यस देयर इज एनर्जी चेंज एसोसिएटेड इन एनी फॉर्म विद एवरी रिएक्शन। ठीक है, अब फोकस है एनर्जी में हीट का। हमने एक्सो और एंडोथर्मिक के नाम से दो रिएक्शंस बनाए और आपके सामने उनकी डेफिनेशन लिखी और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की कि लिखने में तो बड़े आसान से लफ्ज हैं जो याद हो जाते हैं, प्रैक्टिकली इनका मतलब क्या है। तो जिस दिन जिस लम्हे जिंदगी में हमने कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया और ऐसी चीजों को ऑब्जर्व किया तो सही मायनों में ज्यादा मजा आता है। साइंस के तो सारे ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो परफॉर्म करके और एक्सपीरियंस करके समझने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन केमिस्ट्री खास तौर पर है कि इसके तो काम है ही एक्सपेरिमेंटल। जिन रिएक्शंस के बारे में और जिन चीजों को बनाने बिगाड़ने के बारे में बात करते हैं वो देख कर करके एक्सपीरियंस करके उसका मजा अलग होता है। तो बहरहाल वो भी कभी दिन आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हमने दो बातें लिखी थी, एक्सो आर दोज रिएक्शंस ड्यूरिंग व्हिच हीट इज इवॉल्व एंड द टेंपरेचर इंक्रीजेस, और एंडो आर दोज रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच हीट इज एब्सॉर्ब्ड एंड टेंपरेचर डिक्रीजेस। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज। अब क्वेश्चन है व्हाई। तो बहुत शुरू में, अगर आपको याद हो ऑनलाइन क्लासेस से ही हमने सिलेबस शुरू किया था, जब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और गैसेस वाला हिस्सा पढ़ रहे थे तो मैंने उस वक्त ये जुमला कहा था कि साइंस के काम करने का तरीका ये है, और ये बात हम हर टॉपिक के शुरू में कहा करेंगे, कि हम चीजें पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके मुतालिक एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब है ख्याली सी बात, ऐसी तुक्का मारते हैं कि ये क्यों होता होगा, एंड देन हम उस अपने हाइपोथेसिस को एग्जामिन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर दें तो वो लॉ बन जाएगा, ना करे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हर बात में यही होता है कि हम चीजें देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं क्या है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी बात हो रही है जो हमारी समझ में नहीं आ रही, तो हमने कहा क्यों हो रही है, लेट्स थिंक अबाउट इट एंड देन अप्लाई इट इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, और फिर फैसला होगा क्या है। तो जाहिर बात है लंबा काम है, और आज से तकरीबन 200 साल पहले हमने इन चीजों को रियलाइज किया था सिस्टमैटिकली कि रिएक्शंस के दौरान हीट एनर्जी का क्या इन्वॉल्वमेंट है, और इस पर काम करना शुरू किया था।
तो उस वक्त से लेकर अब तक पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट, थ्योरीज, बहुत कुछ हुआ होगा। अब वो हिस्ट्री तो नहीं पढ़नी ना, तो डायरेक्ट उसी बात पर आते हैं जो आज हम जानते हैं हर लिहाज से और हर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के साथ, जिस पर हम पूरा यकीन करके बैठे हैं, सिर्फ उसी की बात करें। तो वो क्या है कहानी, वो आपसे शेयर करेंगे, उसके बारे में अपनी लॉजिक्स देंगे, और फिर जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे आगे, तो जब तक एंड पर पहुंचेंगे इतने सबूत दे चुके होंगे आपको कि कम से कम आप उसके खिलाफ कोई आर्गुमेंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना? वैसे भी आपको तो बेवकूफ बनाना भी बहुत आसान है, तो इसलिए आप सवाल ही पैदा नहीं होगा। आप कोई और समझदार हो तो शायद कोई आर्गुमेंट कर ले, हमें आपसे तो कहते हैं, इसलिए बगैर किसी खौफ के हम कुछ भी कह देंगे, आपको तो मानना ही पड़ेगा। तो अब जो बेसिक अजम्पशन है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनर्जी, साइंस का एक पिलर है जिस पर साइंस खड़ी हुई है, जैसे आपने भी अर्ली क्लासेस में पढ़ा था, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके मुताबिक एनर्जी neither be created nor destroyed but can be converted from one form of energy to an equivalent amount of other form। जो बेसिक अजम्पशन है वो ये है, चाहे कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस हो, कुछ भी हो, एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, ये इससे बन गई। यानी इस सिनेरियो में जब आपने कहा कि मैंने 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ्यूरिक एसिड और 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को मिलाया है और हीट बन गई, तो ये हीट एकदम से बन गई, बन नहीं गई है। तो अगर बन नहीं गई है तो कहां से आ गई फिर? क्योंकि थी तो नहीं ना पहले। दोनों चीजें 5 डिग्री पर होने का मतलब है उनमें जो हीट कंटेंट थे वो तो बहुत ही लोअर लेवल पे थे, तो फिर ये हीट कहां से आ गई? तो जवाब बड़ा सिंपल है, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मानते हैं तो इसका मतलब है वहां एनर्जी किसी और शक्ल में मौजूद है जिसने खुद को रिएक्शन के नतीजे में हीट में कन्वर्ट कर दिया। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ्यूरिक एसिड और 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी आपको बता रहा है दोनों की हीट की कंडीशन, कि दोनों में हीट नहीं थी, लेकिन उनमें कोई और एनर्जी होगी जिसने एकदम से खुद को हीट बना लिया। ये है वो असम्पशन जिस पर हम काम करेंगे। तो ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट भी नहीं करेगा। याद रखिए, जब साइंसदानों को तुक्के मारने होते हैं ना कहानियां बनाने के लिए, तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि आसमान से जादू होता है, रॉकेट बनाते हैं, तो ऐसे सारे तुक्के मार सकते हैं। लेकिन जो एक बेसिक चीज है संजीदा, वो ये कि जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं जिन पर हमारा यकीन है, हमें उनके अंदर ही रहते हुए बात करनी है। अगर हम कोई ऐसा ख्याल जाहिर करेंगे जो साइंस के किसी और हिस्से में मौजूद लॉज को वायलेट कर रहा होगा, तो आपका काम बढ़ जाएगा। फिर आपको फिर उनको भी बताना पड़ेगा, फिर अच्छा ये लॉ गलत है तो फिर ये कैसे हो रहा है, तो आपकी बात खुद ही बढ़ती रहेगी। तो हम कहते हैं अपनी हुदूद में रह के बात करें। तो सबको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही है, ये उस जमाने में भी स्टैब्लिश था, आज भी स्टैब्लिश है, तो इसके अंदर रहते हुए बात करनी है। तो इसके अंदर रहते हुए हमें यही समझना है। तो अब एक खास बात सुनिए गौर से, अगर बात समझ गए तो फिर बड़ा मजा आ जाएगा। साइंस इज द स्टडी ऑफ मैटर, पहला जुमला था जो हमने अपनी क्लास में पढ़ा। मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ये भी हमें याद है। आज इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट क्या है? मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास, occupies space and possess energy. Matter cannot exist without energy. Matter energy के बगैर exist नहीं कर सकता। तो मैटर की 3 खूबियां होंगी, उसमें कुछ मास होगा, वो कुछ जगह घेरेगा, डेफिनेटली उसमें एनर्जी। और यहीं से खेल बिगड़ जाता है। अगर ये डेफिनेशन थी तो सर आज से पहले क्यों नहीं बताई? फंस जाते ना, जैसे आज फंसेंगे। आज बताई है ना, तो अब समझाने का भार भी हम पर ही आएगा ना, फंसेंगे। और फिर आपको एहसास होगा, अगर ये बात हम मैटर की डेफिनेशन तो छठी क्लास में पढ़ा देते हैं, उस वक्त बता दे तो पागल हो जाते हैं, पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी। क्यों? इसलिए कि ये एनर्जी बड़ी मुश्किल है समझना। ये है एग्जाम्पल मास की, मैटर, दिस इज मैटर, ठीक है, मास है इसमें, बिल्कुल है, नजर आ रहा है सर, जगह घेर रहा है, बिल्कुल नजर भी हिल रहा है, नजर आ रहा है, इसमें एनर्जी है, कहाँ है सर, कहाँ है? मेरे में एनर्जी है, दिख रही है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, हिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मुझे तो लगा एनर्जी का मतलब तो कोई काम करता है। ये डस्टर में एनर्जी है, कैसे मान लो? ऐसी पढ़ा हुआ, जब तक मैं नहीं हिलाऊंगा मुझसे तो हिल भी नहीं सकता। हाउ कैन आई जस्टिफाई कि एक नॉन लिविंग में दीवार में एनर्जी है?
ये एनर्जी क्या है भाई जो दीवार में, हमें बिल्कुल चली दीवार में एनर्जी, अपने अंदर एनर्जी समझ में, चूंटी में भी एनर्जी नजर आ रही है, काइनेटिक एनर्जी चलती चली आ रही, तो इसमें एनर्जी कैसे माने, ये मुश्किल है समझाना। और सबसे बढ़कर मुसीबत ये है कि ये अगर मैटर की एग्जांपल है तो मैं इसे बैलेंस पे रखूंगा, मुझे पता चल जाएगा हाउ मच मास इट कंटेन्स। इसमें जी 11.5 ग्राम मास है, बैलेंस पे रखा चलेगा। हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज ये भी मैं निकाल लूंगा, लेकिन इसमें टोटल एनर्जी कितनी है, तो यही मुसीबत है कि एनर्जी है भी या नहीं है। अच्छा चलो मान लेते हैं है, तो कितनी है, आई कैन नॉट, साइंस ये बात मेजर नहीं कर सकती कि इसमें या मुझ में, लिविंग या नॉन लिविंग, किसी भी ऑब्जेक्ट में टोटल एनर्जी कितनी है, हम नहीं निकाल सकते, नामुमकिन है। आप कहें मेरे अंदर टोटल कितनी एनर्जी है, साइंस ये चीज, आपका मास निकाल सकते हैं, रख देंगे आपको बैलेंस के ऊपर, बता देंगे आप 52.5 kg के हैं, लेकिन आप में कितनी एनर्जी है ये हम निकाल ही नहीं सकते। तो क्यों नहीं निकाल सकते, सीधी सी बात है। एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये भी रट्टा लगाया है, क्या करें, इसका मतलब ही नहीं सोचा कभी। काम करने की सलाहियत, काम से क्या मुराद है, एनी एक्टिविटी, बात करना भी काम है, ये मार्कर उठाकर मैंने अपने हाथ में से कर लिया, ये भी एक काम है, एनी एक्टिविटी करने की सलाहियत। अब ये जो सलाहियत कहा है ना मैंने, एबिलिटी, कैसे मेजर कर लूं एबिलिटी को, किसी ने मुझे बताया कि ये बच्चा बहुत अच्छा गाना गाता है, हाउ कैन आई मेजर द एबिलिटी ऑफ सिंगिंग ऑफ दिस पर्सन, जबकि बोल ही नहीं रहा, कर सकता हूँ, जादूगर हूं क्या, शक्ल से पहचान लूं, नहीं। अगर एबिलिटी है तो वो एक्सप्रेस होगी, ये गाएगा, और फिर हम फैसला करेंगे कि नहीं सर ये झूठ बोल रहे थे, या हम कहेंगे कि बहुत बेहतरीन, जो भी है, 10 में से 0 मार्क्स दें या 10 में से 10 दें या 10 में से 5 दें, ये तब देंगे व्हेन इट शो, जब ये एक्ट करेगा। जब तक एक्ट नहीं करेगा हाउ कैन आई नो, वो तो छुपी हुई है ना, आपको नहीं पता आपके अंदर क्या क्या करने की सलाहियत है, कभी ट्राई नहीं किया आपने, मैंने नहीं कहा आज तक, मुझे नहीं मालूम है 10 में से -10 मिलेंगे या +10 मिलेंगे, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, अल्लाह को पता नहीं ये भी सलाहियत होती है, तो कोशिश ही नहीं की। आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, यू हैव अ क्रिएटिव माइंड, अगर आप लिखने पे आए तो पता नहीं क्या लिख डाले, किसी ने लिखा आज तक, कभी हमारे अंदर किसी ने ये सोची कि हमें तो गेम से फुर्सत मिले तो हम ऐसी बातें सोचें। आपकी एज में जब हमारे पास कुछ और करने को मिलता था हम लिखते थे, तो अब जो लिखने की एक आदत होती है, क्रिएटिव राइटिंग जिसको आप कहते हैं, उसकी एक अलग स्किल्स है, लेकिन जब तक कोई लिखेगा नहीं कैसे तो चलेगा। तो जब तक हम कोई काम करेंगे नहीं, उस पर्टिकुलर एबिलिटी का मेजरमेंट नहीं हो सकता, इसमें एनर्जी छुपी हुई है, लेकिन जब तक वो एनर्जी किसी काम में यूटिलाइज नहीं होगी, हमारे लिए वो एक्सपोज नहीं, वो छुपी हुई है, हिडन है, नो वे हम उसे मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जब वो अपने आप को शो ऑफ करती है, जब वो अपने आप को यूटिलाइज करती है इन डूइंग सम वर्क, तो हम बोलते हैं इसका मतलब ये एनर्जी इसमें थी, जब तो इसने ये काम किया, तब हमें एहसास होता है हाँ इसमें एनर्जी थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है एनर्जी का सिर्फ वो हिस्सा मेजर हो जाएगा जो कंज्यूम होगा, जो कंज्यूम नहीं होगा, पड़ा रहेगा, उसका पता ही नहीं चलेगा। तो साइंस को जादू तो नहीं है ना भाई, उसकी कुछ लिमिटेशन है, जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है बस उसका पता चलेगा, जो इस्तेमाल नहीं हो रही, और इस्तेमाल होने के बाद पता चलता है एनर्जी इसके पास थी, हमें पता ही नहीं था, इस्तेमाल होने के बाद पता चलेगा। तो ये बेसिक बात आ गई, टोटल एनर्जी हम नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ वो एनर्जी निकाल सकते हैं जो किसी काम में इस्तेमाल हो जाए। तो फिर अब एक बात कर लेते हैं, हर सब्सटेंस में मास की तरह एनर्जी भी है, ठीक है। अच्छा अब हम उस एनर्जी के पार्टीशन बनाते हैं, एनर्जी बहुत सारी टाइप की है ना, मुश्किल हो जाएगा। तो हमने कहा ओके, वो एनर्जी जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान अपने आप को हीट में चेंज कर लेती हो, या एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट अपने आप को जिस एनर्जी में छुपा लेती हो, दोनों काम होते हैं ना, छुपी हुई एनर्जी एकदम हीट बन जाती है,
और हीट एकदम छुप जाती है, दोनों काम हो रहे हैं। तो उस एनर्जी का कोई नाम रख देते हैं ताकि बात करने में आसानी रहे। उसका तारुफ रखा हमने क्या, उस एनर्जी को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, टोटल हीट कंटेंट। कंटेंट का सीधा सीधा तर्जुमा है असासा, जायदाद। इसका मतलब है हर चीज में जो टोटल हीट छुपी हुई है। किसी से पूछें, आप तो अभी बच्चे हैं, आपके यहाँ तो ये मामला रहता नहीं ना, बड़े घर में जैसे मैं हूँ या आपके पेरेंट्स हूँ, आपके पास पापा कितने पैसे हैं, टोटल आपका असासा जायदाद कितनी है। तो अगला सवाल वो अभी का इनकम टैक्स में चला गया तू पूछ रहा हूँ। तो हर एक ने, नॉर्मल आदमी की बात हो रही, जज्बाती होने की जरूरत नहीं मेरे समय। और नॉर्मल ये है कि एक वो अमाउंट है हमारा जो हमने बैंक में रखा हुआ है, जिसे हम शो करते हैं, इस पे टैक्स करते हैं, वो ओपन है, वो दिखाते हैं। कुछ वो हमने छुपा के रखा, हमें टैक्स नहीं देना, खुफिया, वो शो नहीं किया वहां पे, हर एक ने रखा। तो यहाँ दोनों की बात, टोटल हीट क्वांटिटी, वो हीट भी जो नजर आ रही है और वो भी जिसका पता नहीं चल रहा, जब कभी जरूरत पड़ेगी एकदम निकल रही, अरे ये पैसे कहां से आ रहा है, तो शो करते हैं, छुपा के रखते हैं। तो हीट, टोटल हीट कंटेंट का मतलब है विजिबल एज वेल एज इनविजिबल। विजिबल वाला कौन सा होगा, जो थर्मामीटर से मेजर होता है, हीट को तो महसूस कर लेते हैं ना। तो वो हीट जो महसूस हो सकती है और जिसका पता ही नहीं चलता, दोनों खुफिया और ओपन, दोनों के दोनों इसमें शामिल है। टोटल हीट कंटेंट को अच्छा सा नाम रख दें। अब अनफॉर्चुनेटली ये आइडियाज जिन लोगों ने बनाए उन्होंने अपनी लैंग्वेज में नाम रख दिए, हमने बनाए होते तो हम अपनी लैंग्वेज में रख लेते। तो उन्होंने इसका नाम रखा इंथैल्पी। इसका सिंबल है H। दिस H is not for heat, इत्तेफाक है कि H से हीट भी बनता है। This H stands for that particular person जिसने इस पूरे सिनेरियो पे काम बड़ा अच्छा किया था, उसका नाम था हेल्महोल्ट्ज। उसके नाम का इनिशियल है कैपिटल H। ये है इंथैल्पी। इंथैल्पी मींस टोटल हीट जो किसी भी चीज के पास है, मेजरेबल नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, मेजरेबल नहीं। आप कौन सी हीट मेजर कर सकते हैं, जो ओपन है, जो थर्मामीटर से मेजर हो, जो छुपी हुई है उसका हमें पता है, हमें ये पता है इतनी है, नोबडी नोस, वो तो इसी तो खुफिया है, वरना वो भी बदल जाते हैं। तो आप किसी भी चीज की टोटल एंथैल्पी नहीं निकाल सकते, ये तय है हर एक में है, कितनी है वी डोंट नो। हम इसको मालूम कर लेंगे एंथैल्पी की उस पर्टिकुलर पोर्शन को जो अपने आप को जाहिर कर देगा, एक्सपोज कर देगा, सिर्फ वो मेजर करेंगे, टोटल नहीं। और हमें सबसे बड़ी बात है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, बच्चे के अंदर एक भाव, किसी तरह हम टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं, आज तक साइंस नहीं निकाल सकी ये पॉसिबल। ये जज्बातियत जो है, अगर इसकी कोई अहमियत होती ना, कि इसको निकाल देने से हमें कोई बहुत बड़े फायदे, अब तक निकाल चुके होते। हम लोग बड़े मतलबी लोग हैं, फजूल में अपनी मेहनत जाया नहीं करते हैं, हमारा काम बगैर वैल्यू निकाले भी हो रहा है, क्या जरूरत है काम में टाइम लगाए। जो काम करना है वो इसके बगैर हो गया, वो सही है, खत्म, भाड़ में गई एनर्जी, हम क्या करें। तो जिसने काम ही नहीं करना, जो छुपी हुई बैठी है, उसका हमने अचार डालना है, जो काम में इस्तेमाल होगी उसका पता चल जाता है, फिर फायदा ऐसे काम है अपने आप को फिगर में दुबला करने, तो इसमें कुछ एनर्जी छुपी हुई है, छुपी हुई है, तो जब मैं उसका काम ले ही नहीं सकता उससे कोई, तो मुझे उसकी टेंशन क्या करना, जिससे मुझे काम लेना है उसका मुझे पता चल जाएगा, खत्म, मेरा काम हो गया। तो इसलिए इसमें जज्बाती होने की भी हमें जरूरत नहीं। ओके, अब आ जाइए अपने असल काम पर। रिएक्टेंट हर रिएक्शन में होगा एक या एक से ज्यादा, प्रोडक्ट हर रिएक्शन में होगा एक या एक से ज्यादा। तो अब ये तय हो गया कि हर सब्सटेंस जिस तरह कुछ ना कुछ मास रखता है, इसी तरह उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी भी होती है, और हम इस वक्त सिर्फ उस एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक हीट से है, और उसका हमने अच्छा सा नाम रख दिया एंथैल्पी, और सिंपल बना दिया कैपिटल H। दुनिया के हर सब्सटेंस में जिस तरह मास होता है, इस तरह एंथैल्पी। ये बात तय है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट अलग चीज होती है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज के लिहाज से कोई और चीज होती है, दोनों एक जैसी चीज नहीं होती, रिएक्शन ही नहीं होगा वरना, ठीक है ना। तो जो एंथैल्पी रिएक्टेंट में है उसका सिंबल HR, R फॉर रिएक्टेंट। जो एंथैल्पी प्रोडक्ट में है उसका सिंबल HP, P फॉर प्रोडक्ट। एक बात तय है, सिंस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कुछ भी हो जाए इनकी एंथैल्पी बराबर नहीं हो सकती।
क्योंकि एक चीज में कितनी इंथैल्पी स्टोर है, छुपाई हुई है, ये उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। इन दोनों की नेचर एक दूसरे से डिफरेंट होगी, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए इन दोनों की इंथैल्पी सेम नहीं, ये नामुमकिन है। अब क्या हो सकता है, अगर सेम नहीं हो सकती तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो रिएक्टेंट की ज्यादा होगी प्रोडक्ट की कम होगी, या प्रोडक्ट की ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की कम होगी। तो बस सीधी सी बात हो गई है, आधे रिएक्शंस वो हैं जिनमें रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है, और आधे में जिसमें प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की कम। तो देयर आर राइज टू पॉसिबिलिटीज, या तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी प्रोडक्ट से ज्यादा है, या प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज्यादा है। बराबर हो नहीं सकती, किस्सा खत्म। सब कॉमन सेंस पे चल रहा है, ठीक है ना। अब इस रिजल्ट पर गौर करते हैं। फर्स्ट कीजिए एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें एंथैल्पी ज्यादा है रिएक्टेंट की, ऐसी अपनी तरफ से वैल्यूज बनाते हैं तो हमें पता चलेगी नहीं। फर्स्ट कर लेते हैं, इसमें 100 है और इसकी 80 है। फर्स्ट कर लें, रिएक्टेंट की एंथैल्पी 100 है, प्रोडक्ट की 80 है। अगर ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा? हमने कहा ये मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि आप एक घर में रहते हैं जो जरा बड़ा है, सामान उसी हिसाब से है, किसी वजह से आपको घर चेंज करना पड़ा, और अब जिस नए घर में आप शिफ्ट हो रहे हैं वो थोड़ा छोटा है। तो चूंकि वो थोड़ा छोटा है तो क्या पुराने घर की सारी चीजें वहां आ जाएंगी? इसलिए नहीं आएंगी, आप ही समझदार हैं। वैसे हम पुरानी चीजें ना लेना चाहें वो एक अलग बहस होती, तो वैसे नहीं हुई। हमारा पॉइंट ये है कि चूंकि पहला वाला घर बड़ा था तो उसमें जितनी चीजें आ जाती थी वो छोटे घर में नहीं आएंगी। आपको भी अंदाजा हो गया, तो शिफ्टिंग से पहले ही तय हो गया कि कौन कौन सी चीजें वहां नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वहां जगह ही नहीं है। तो उनको क्या करेंगे, एक बड़ा सा घड़ा खोद के मट्टी में दबा देंगे? नहीं, इसी को देंगे, बेच देंगे, औने पौने दामों रद्दी में बेच दें, कुछ भी करें, जो भी पैसे मिलेंगे कोई बात नहीं, 100 रुपए वाला कार्ड डलवा लेंगे। वो अब आप किसी को दे देंगे, वो साथ नहीं ले जा सकते। सेम यही कहानी है। ये रिएक्टेंट 100 की एनर्जी स्टोर करके बैठा हुआ है। जब ये अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज करता है, उस प्रोडक्ट की एबिलिटी है कि वो सिर्फ 80 की एनर्जी को जगह दे सकता है, तो बाकी 20 कहां जाएगी? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब है वो फ्री हो जाएगी, वो पहले छुपी हुई थी, आजाद हो जाएगी। जैसे ही वो एक्सपोज होगी वो हीट बनेगी। हमने इंथैल्पी नाम ही उस एनर्जी का रखा है जो छुपी रहे, तो अल्लाह जाने किस शक्ल में, जब छुपी हुई तो हमें क्या पता, लेकिन जब वो एक्ट करेगी या एक्सपोज होगी तो हीट बन जाएगी। वो हमारे छुपे हुए पैसे ना, नजर आएंगे तो पैसे, जब तक नजर नहीं आ रहे पता ही नहीं। तो इसका मतलब है जैसे ही रिएक्टेंट ने खुद को प्रोडक्ट में चेंज किया, चूंकि प्रोडक्ट में एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत कम थी, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो हीट की सूरत में इवॉल्व हो जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक। अब ये परेशान थे, हीट कहां से आ गई? हीट यहां से आई। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर टेम्परेचर बेशक 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, मगर उसके अंदर एंथैल्पी स्टोर थी। पानी में भी कुछ एंथैल्पी स्टोर थी। जैसे ही दोनों मिले हैं तो जो चीज उन्होंने बनाई है उससे कम एंथैल्पी चाहिए, तो बाकी की जो एक्स्ट्रा बची उसको जगह ही नहीं मिलनी, मैं कहा जाऊं, वो हीट बनकर एकदम से सराउंडिंग में चली गई। ये कौन सी निकल रही? घर में छापा मारा, वैसे तो लग रहा था ये भिखारी है, तारीख उठ के सिग्नल पे बैठकर भीख मांगता है, घर पे छापा मारा, वो फकीर के घर से पैसों की गड्डियां निकल आई, तो ये कौन सी निकल रही? छुपा के बैठा। ये खबर आई थी पिछले दिनों, ये वो फकीर के पास से पता नहीं कितने हजारों रुपए निकल आए, वो जमा करके बैठा हुआ था, पता नहीं तारीख उठ के खा के इतना ये मैंने कर। तो इसका मतलब ये वो हिसाब हो गया कि ये हीट हमें नहीं सेंस नहीं हो पा रहा था, इसका छुपी हुई। जब ये एक्सपोज होकर निकली तो ख्याल है अच्छा ये इसके अंदर इस तरह छुपी हुई। तो हर वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है वो एक इंडिकेशन है कि उसके रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। आपको ये नहीं पता चलेगा एंथैल्पी की रिएक्टेंट की कितनी है, प्रोडक्ट की कितनी है, लेकिन ये पता चल जाएगा दोनों में डिफरेंस कितना है, क्योंकि हम ये देखेंगे जितनी एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी उसे हम मेजर कर लेंगे। यहाँ कितनी एनर्जी इवॉल्व होनी चाहिए? 20। तो ये 20 हम मेजर कर लेंगे, उससे हम ये गैस कर सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट की एंथैल्पी 100 है तो प्रोडक्ट की 80 होनी चाहिए, अगर रिएक्टेंट की एंथैल्पी 140 है तो प्रोडक्ट की 120 होनी चाहिए, डिफरेंस 20 होगा बस, ये हमें पता चल जाएगा। तो इसका मतलब है डिफरेंस का सिंबल लेते हैं हम डेल्टा एच, डेल्टा एच फॉर चेंज, और इसका फॉर्मूला हमेशा होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। रिएक्शन में फाइनल वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है HP माइनस HR। अब HP कितना है? 80, HR कितना है? 100। आंसर क्या आएगा? -20। इसका मतलब है जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होगी, आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो एक और बात पता चल गई
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट चेंज है उसे हमेशा नेगेटिव से दिखाएं, अभी बताने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल अपोजिट। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा हो और रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम हो, रिएक्टेंट फर्स्ट कर लिए 60 का है, प्रोडक्ट 90 है, तो अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उसके पास सिर्फ 60 की एनर्जी है, छोटे घर से बड़े घर जा रहे हैं, तो फिर बड़े घर के खरीदने के पैसे होने चाहिए ना, आपके पास तो 60 में बिकेगा पुराना, नया 90 में मिल रहा है, तो यू नीड टू हैव दिस डिफरेंस ऑफ 30, या तो कोई आपको दे दे 30 ताकि आप मेकअप कर लें, या आप कहीं से हासिल कर लें, व्हाटएवर, जब तक वो 30 नहीं मिलेंगे यू कैन नॉट शिफ्ट, आप चेंज नहीं हो सकते। तो अब दो ऑप्शन होते हैं ऐसे रिएक्शंस में, या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को जो एनर्जी चाहिए अपने आप को हाई एनर्जी वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो हम हीट करके दें, और अगर नहीं तो फिर वो अपने सराउंडिंग में जितनी चीजें उनसे हीट एकदम से एब्जॉर्ब कर लेगी, तो सबका टेम्परेचर गिर जाएगा क्योंकि वो सबकी हीट चोरी करके अपने पास ले जाएगी। ऐसा तब हो पाता है जब हीट थोड़ी कम चाहिए तो सराउंडिंग से ले लेते हैं, जब जरा ज्यादा चाहिए हो तो सराउंडिंग से भी बात नहीं बन पाती, फिर सिर्फ रिएक्शन तब होगा जब हम एक्सटेंसिव हीटिंग करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो रिएक्शन है जिसमें हीट देनी पड़ेगी और ये वो रिएक्शन है जिसमें हीट मिल जाएगी। तो अब इसका भी फॉर्मूला इसी तरह बनेगा Hp माइनस HR, और अब P चूंकि बड़ा है और R चूंकि छोटा है इसलिए आंसर हमेशा प्लस में आएगा। याद रहे ये अभी टॉपिक नहीं हुआ है, ये हमने आपको कहानी सुनाई, हाइपोथेसिस, ये और बात है कि ये कह के सुनाई है कि ये सही निकली, लेकिन अभी आप पर हमने ये साबित नहीं किया है कि ये सही है, अभी तो आपको हमने एक कहानी सुना दी। इस चैप्टर में हम यही प्रूफ करेंगे कि अगर इस तरह सोचा जाए तो हमें हमारी हर ऑब्जर्वेशन का सही जवाब मिलता है। हम जब भी प्रैक्टिकल करते हैं रिएक्शंस का और ये हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब देखते हैं, इस हिसाब से जब देखते हैं तो सारे जवाब बिल्कुल ठीक आते हैं। ये बात की कहानी है, अभी तो फिलहाल ये आइडिया थ्रो किया गया है ताकि अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाए। 2 पॉइंट्स लिखे थे आपने, अब उससे आगे यही बातें ले सकते हैं। एक्सो और एंडो, 2 कॉलम आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं। हमारा तीसरा पॉइंट एक्सो के कॉलम में ये होगा कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट is greater than प्रोडक्ट, और एंडो के कॉलम में होगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट is less than reactant। Enthalpy of product is greater than, और फिर चौथा पॉइंट भी बन गया कि साइन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H is negative for all exothermic reaction and sign of delta H is positive for all endothermic reaction। तो एक जनरल अंदाज ये है कि तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इस तरह लिखे जा सकते हैं कि उनमें रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स होते हैं जो प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बनाते हैं और साथ में हीट बनती है, तो हम प्रोडक्ट के साथ हीट शो करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को इस तरह लिखा जा सकता है। और जो एंडोथर्मिक हैं उनको ऐसे लिखा जा सकता है कि जब आप रिएक्टेंट को या रिएक्टेंट्स को हीट देते हैं तो फिर वो प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। तो एक में हीट प्रोडक्ट के साथ बन रही है और एक में हीट रिएक्टेंट के साथ है। अब आधे रिएक्शन एक्सो है आधे एंडो है, तो एग्जांपल्स तो बहुत हैं, तो जो मोस्ट कॉमन है उनका तस्करा कर देते हैं। नंबर 6, कंबशन रिएक्शंस आर ऑल एक्सोथर्मिक। कंबशन उन रिएक्शंस को कहते हैं
जिसमें हम किसी चीज को हवा में जलाते हैं और प्रिसाइसली जब हम किसी भी चीज का हवा के मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, so if anything react with the oxygen of the air, the reaction is called combustion और उसके नतीजे में हमेशा हीट निकलती है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है, चाहे वो चूल्हे की गैस हो या पेट्रोल हो या कोई और, वो सब इसी में आते हैं। तो हम यहाँ इसको लिखने के बाद एक एग्जाम्पल भी इक्वेशन की सूरत में लिखते हैं। तो मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और हीट इवॉल्व होती है। जबकि decomposition reactions are endothermic। डिकम्पोजिशन का मतलब ऐसे रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट एक हो और आप उसे तोड़कर दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में कन्वर्ट कर दें, तो वो बगैर हीट के नहीं हो सकता। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, उसे हम हीट करें तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह आपने 6 पॉइंट्स के साथ एक्सो और एंडोथर्मिक का कंपैरिजन किया है और ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। हमने चैप्टर के शुरू में इस चैप्टर के टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया है। हमने आपको बताया है कि एनर्जी के एतबार से रिएक्शंस दो तरह के हैं और ये हैं उनके फीचर्स। तो अब हम इनमें मौजूद हर पॉइंट की डिटेल में बात करेंगे। पहले दो पॉइंट जो हमने लास्ट टाइम लिखे थे वो ऑब्जर्वेशन, तो हमें नजर आता है। आज जो लिखे हैं वो हमारी एक्सप्लेनेशन है, जो हमने कोशिश की है ये बताने की क्यों हो रहा है, तो दैट इज टू बी एक्सप्लेन्ड। तो अब आपको कैसे यकीन दिलाएं कि एंथैल्पी है और इसी तरह है जैसे यहाँ है, या कोई भी बात जो साइंस कहती है तो वो आपको कैसे यकीन दिलाएं? जवाब इसका है सर, दिलाने की जरूरत हम तो वैसे ही मान रहे हैं, पक्का पता है सही है, बस ये बता दें याद कहाँ से कहाँ तक करना है। जिंदगी सही है हमारी, हमें कौन सी कोई टेंशन है। इनकेस अगर ये दिमाग में आए बात, तो दो बातों से इत्मीनान होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन। थ्योरी में साइंस की जबान है मैथ्स, मैथमेटिकली प्रूफ कर दें किसी चीज को, वही अपनी डेरिवेशंस और फॉर्मूलों के जरिए, और करके दिखा दें विजिबली, हम प्रैक्टिकल कर लें। तो अब जैसे होते प्रैक्टिकल कर तो नहीं सकते खुद से, वो तो हमारे पास प्रोविजन नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली प्रूफ होगा और एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन होगी। हम नहीं कर रहे होंगे, जिन्होंने की है उनकी ऑब्जर्वेशन हम आपको कोट करेंगे। तो फिर दिल में सिर्फ एक बात रह जाएगी, क्या पता उस शख्स ने झूठ बोला हो, तो उसका इत्मीनान जिंदगी में उस दिन होगा जिस दिन हमें खुद ये तौफीक हो गई और हमने करके दे दिया। तो फिर ये सिलसिला ये मैंने जानबूझ से जुमला कहा ताकि ये कसर रह जाए, वरना झूठ बोलने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि झूठ बोलने का मतलब है कि उसकी बुनियाद पर आपने जितनी साइंस की चीजें बनाई हैं फिर वो सब फेक होनी चाहिए। और हमें आज तक इंसानों ने तो धोखा दिया है, साइंस ने कभी नहीं धोखा दिया, ठीक है ना। तो उसकी बनाई हुई हर चीज काम करती है, तभी तो उस पर इतना भरोसा किया हुआ है। तो अब ये है हमारे टॉपिक्स, यानी अब हम जो पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का अगर कोई दूसरा नाम होता तो होता एंथैल्पी, बिकॉज़ नाउ एवरीथिंग शुड बी अबाउट एंथैल्पी। अब हम आपको साइंटिफिकल और कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड बताएंगे, हाउ दिस आइडिया इमर्ज, ये आइडिया कहाँ से आया, थोड़ा तो हमने मुख्तसर बताया, लेकिन लॉजिकली हर एक की मैथमेटिकल प्रूफ और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट। तो ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में, यानी ये जो कुछ हमने अभी लिखा है ना, हम इसके एक एक पॉइंट को वेरीफाई करते जाएंगे और जब आखिरी हो जाएगा तो चैप्टर खत्म।
ये पूरे चैप्टर की समरी है, कोई नई चीज नहीं आ रही आगे। हम इसी को समझाएंगे बार बार, हम इसी की सारी स्टोरी समझाएंगे कि ये जो हम आपके सामने रिजल्ट हमने पहले लिख दिया है, कहानियां आप बाद में सुनाएंगे, ये वाला हिसाब है। ठीक है, तो यहाँ से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जी टेस्ट है नहीं, फिर बोले दीवार में लगी है आपने कुछ बताया नहीं कि मैटर की एनर्जी है, तो मार दो मुझे, अगर मैंने नहीं बताया गर्दन काट दो भाई। ये ऐसे मेरे पीछे पड़े सब, एक अकेले आदमी को देख के। अब कब है टेस्ट? टेस्ट कब है? अब ये बताओ मेरे टेस्ट कब है? मैं होश में तो आया हूँ। हमने आखिरी जब टेस्ट लिया था तो कहाँ तक लिया था भाई? That was the बिल्कुल सही याद आ गया। हमने आपसे टेस्ट लिया था अबाउट दी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एट अदर देन एसटीपी, ये टॉपिक था। लिमिटिंग रिएक्शन उसके बाद पढ़ा, बहुत सारे फायदे से सवाल किए और ये पढ़ा। ठीक है, तो हम ये देंगे ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए इसका, एक्सपेरिमेंट होगा बस। और असल चीज होगी केमिकल स्टिचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स, उनमें मास और मास वॉल्यूम के वो भी शामिल हैं जो पिछले टेस्ट में हो चुके हैं, लेकिन असल होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, लेकिन उससे पीछे की कोई चीज नहीं आएगी। सही हो गई बात? अच्छा, अब आखिरी बात समझ लें अच्छी से, मैंने इसीलिए इत्मीनान कोई चीज नहीं छोड़ेंगे हम, मैंने अभी इसीलिए कहा कि ये मैंने आपके सामने कमिंग अप नेक्स्ट बताया है। टीवी में आता है ड्रामा, कमिंग अप, मैं उसी वक्त आप टीवी रोक दें और बोले बताओ यहाँ क्या होगा, याद कीजिए, इसे कहते हैं सब्र। ये सारी बात आखिर ये कैसे कह दिया हमने इसमें एनर्जी है, क्यों कह दिया, ये सारी बात ही तो समझाने वाला, तो चैप्टर खत्म हो गया था। अगर मेरी किसी बात में कोई सवाल निकला ही नहीं है तो फिर मुझे क्या पड़ी आगे बताने की, तो चैप्टर खत्म। यही है, क्योंकि मैंने आपसे यही कहा एक एक लाइन इसकी जो है अब एक्सप्लेन होगी। तो इसका मतलब है हमने सिर्फ अभी अपनी बातें इंट्रोड्यूस की हैं, सब्र और सुकून के साथ, सिस्टमैटिकली, कुछ नहीं छोड़ने वाले, थोड़ा सा करना भी है ना भाई। थैंक यू वेरी